जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स है। हमने बहुत सारे पेपर का एनालाइज किए हैं दोस्तों, तो उसमें देखें कि हिस्ट्री के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। 25 तो प्रश्न जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आ ही रहे हैं, लेकिन उसमें हिस्ट्री के जो प्रश्न रह रहे हैं वह सबसे ज़्यादा रह रहे हैं। तो हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों पर भी फोकस करेंगे और उसके बाद जो ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, उसके भी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो आपके लिए ये जो प्रश्न है हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न और बुक से भी रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे एग्जाम में उसको हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सारे प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न को। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, तो वह उस पुत्री का नाम पूछा जा रहा है, राजा अशोक की पुत्री का नाम। तो जो राजा अशोक की पुत्री थी उसका नाम था संघमित्रा। यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। ठीक है, राजा अशोक की पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा। उसको जो है बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, अब हम लोग इस संघमित्रा के बारे में समझ लेंगे ध्यान से। जो संघमित्रा थी ये राजा अशोक की पुत्री थी। ध्यान में रखिएगा, इतिहास के प्रश्न है, जिसे बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, किनको? तो संघमित्रा को। समझ में आ गया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। मतलब अशोक जो थे, अशोक के पुत्र कौन था? तो महेंद्र था। अशोक के पुत्र कौन था? महेंद्र था। तो जो संघमित्रा थी ये महेंद्र के साथ जो है श्रीलंका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंहल द्वीप तथा ताम्रपणी के नाम से ज्ञात जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनको भेजा गया था। इतना कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न दूसरा। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न देखिएगा ध्यान से कि निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राही जो लिपि है इसको समझा था? 1837 में पहली बार जो है ब्राही लिपि को किसने समझा था? सुंदर सा प्रश्न है। तो जेम्स प्रिसेप का नाम आता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। किसने समझा था? तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा जो है पहली बार 1837 में ब्राही लिपि को समझा गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो ब्राह्मी लिपि है वही ब्राही लिपि बोला जाता है। एक प्राचीन लिपि है। ठीक है, एक क्या है? एक प्राचीन लिपि है जिसमें कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। मतलब इसमें मिलकर बहुत सारे एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। समझ में आ गया। प्राचीन लिपि के उत्कृष्ट जो उदाहरण की तौर पर बात करेंगे तो सम्राट अशोक, देख सकते हैं यहाँ पे अशोक कैसे लिखा गया है। इनके द्वारा ईसा पूर्व मतलब 3री शताब्दी में बनाए गए शिलालेखों के रूप में अनेक स्थानों पर ये जो प्राचीन लिपि हैं ये सारी चीज मिलते हैं। ठीक है, अशोक जो था प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है और बहुत बार ऐसे प्रश्नों को हम अपने वीडियो में करा चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा था कि वह कौन सा राजा था जिनके माध्यम से मतलब अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। तो उसका नाम था अशोक। उसका क्या नाम था? अशोक था। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न, और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो अशोक की पहचान है प्रियदर्शी के रूप में की जाती है। अशोक की पहचान जो है ये प्रियदर्शी के रूप में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, पांडव जो है ये किस राजवंश की राजधानी है? पांडव जो है ये किस राजवंश की राजधानी है? तो मदुरै। यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मदुरै की राजधानी पांडव राजवंश की राजधानी है। मदुरै जो है ये पांडव राजवंश की राजधानी है। ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। क्लियर।
अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। संगम युग के दौरान, संगम जो युग है इसके दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंश का शासन था। कौन कौन सा? एक था चेरो, चोलो और पाइयो। ये तीनों शासन आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जब संगम युग था उस समय दक्षिण भारत पर 3 राजवंश का शासन था। चेरो का था, चोलो का था, पांडवों का था। यहाँ पे पांडव होगा, पाइयो नहीं होगा, पांडवों का शासन था। ठीक है, जिनके बारे में जानकारी जो है हमें संगम काल के जो साहित्यिक ग्रंथ है वहाँ से मिलती है। संगम काल के साहित्य के ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, पांडवों की राजधानी मदुरई थी। पांडवों की राजधानी मदुरै था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी कोरकाई या कोरकई थी। प्रारंभिक राजधानी ध्यान में रखना होगा, आता है प्रश्न कि जो पांडवों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो कोरकाई या कोरकई जानते हैं। ठीक है, और राजधानी की बात करेंगे पांडवों की राजधानी तो मदुरै याद कीजिएगा, मदुरै। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साथ जो है थम्पर पराड़ी के संगम के पास स्थित है। ये जो पांडवों की राजधानी जो मदुरै है ये बंगाल के खाड़ी के पास थम्पर पराड़ी के संगम के पास ये स्थित है। समझ में आ गया। अगला हम लोग देखते हैं जो 4th प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं। जो भी वीडियो ला रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जितना करिएगा उतना कर सकते हैं। चोल शिलालेखों में तिरुनामडुक कानी, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो शब्द है बहुत अच्छा सा शब्द है। तिरुनामडुक कानी, ठीक, को डैश के रूप में वर्णित किया गया। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो इसको जो है मंदिरों के भेंट की गई जमीनों के रूप में वर्णित किया गया। मंदिरों को भेंट की गई जमीनों के रूप में इसको वर्णित किया गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे इसको। चोल जो शिलालेखों में दान की गई जो भूमि है उसको अन्य नामों से जाना जाता है। जो चोल शिलालेख है इसमें जो दान की गई भूमि है उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है ध्यान में रखिएगा। मंदिरों को भेंट की गई जमीनों को देवदान या तिरुनामडुकनी कहा जाता है। जो मंदिरों को भेंट की गई जो जमीन होती है या उसको कह सकते हैं देवदान या तिरुनामडुकनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीनों को ब्रह्मदेह, ध्यान में रखना होगा। जो ब्राह्मणों को भेंट की गई जो जमीन होती है उसको ब्रह्मदेह, तथा अस्कुलों को जो दी गई जमीन होती है उसको साला भोग के नाम से जाना जाता है। उसको साला भोग के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है SSC MTS एग्जाम के लिए। क्लियर है, समझ जाइएगा आप लोग अच्छे तरीक़ा से। ओके, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जो 5 प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 5 प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के जो शासक हैं समुद्रगुप्त के पास थी। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो है गुप्त वंश के शासक जो है समुद्रगुप्त के पास थी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कविराज। कविराज की उपाधि जो थी ये गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। हमने कई बार इस प्रश्न को बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त के पास जो था वह कविराज की उपाधि प्रदान थी। ये क्लियर कर लीजिएगा प्रश्नों को। यहाँ पे देखते हैं 6 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे। हर्षवर्धन जो थे ये किस वंश के शासक थे, तो पुष्यभूति वंश के शासक थे। ध्यान में रखना होगा। हर्षवर्धन जो थे ये किस वंश के शासक थे, तो हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश के शासक थे। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप लोग को हम कुछ देर में देखिए बताते हैं हर्षवर्धन के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं। हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश के शासक थे, जिसे वर्धन वंश के नाम से जाना जाता था। ये जिसे वर्धन वंश के नाम से जाना जाता था ये इससे संबंधित है। क्लियर है। पुष्यभूति वंश का जो प्रथम राजा था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, ये ध्यान में रखना होगा। पुष्यभूति वंश का जो प्रथम राजा था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन था। क्लियर। हर्षवर्धन जो थे ये प्रारंभ में शैव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो शैव धर्म से संबंधित है। उसने जो है परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। जो हर्षवर्धन थे परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी।
ये शैव धर्म से संबंधित है। पुष्यभूति वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था। बाद में ये जो थे बौद्ध अनुयायी बन गए और हर्षवर्धन वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वह थानेश्वर स्थापित किया गया। क्लियर है। बाद में हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगला जो प्रश्न देखेंगे जो 7 है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय जो होगा ये सही होगा, क्योंकि गुप्त वंश के उस समय जो शासक थे कुमार गुप्त, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीका से समझ लेते हैं। गुप्त वंश के जो शासक थे कुमार गुप्त, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वह जो थे चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। उनसे उत्पन्न बड़ा पुत्र थे, मतलब जो कुमार गुप्त थे ये ध्रुव देवी के बड़े उत्पन्न जो है, मतलब इनके संतान जो थे ये बड़े पुत्र थे। कुमार गुप्त के अब तक 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ध्यान में रखना होगा। 18 अभिलेख कुमार गुप्त के प्रथम के अब तक, जो कुमार गुप्त प्रथम है, माफ कीजिएगा, कुमार गुप्त प्रथम, इनके जो अभिलेख हैं दोस्तों 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गया। तो ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक प्रश्न है, हरिसेन देश के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हरिसेन जो है ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्लियर हो गया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रास्ती के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है इसे प्रयाग प्रास्ती के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है हरिसेन द्वारा 33 पंक्तियां रची गई है। हरिसेन के द्वारा जो है इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है इसमें 33 पंक्तियों को रचा गया। ठीक है। प्रयाग प्रास्ती गुप्त वंश के जो है राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखों स्रोतों में से एक माना जाता है, इसे ध्यान में रखना होगा। और जो समुद्रगुप्त हैं ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त जो थे ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। क्लियर हो गया। गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त था। गुप्त वंश के, माफ कीजिएगा, गुप्त वंश के जो सबसे महान शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। और B.A. स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया है? तो B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न जो 9 है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वंश का पहला शासक था, मतलब कौन जो है किस वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया जिससे समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये कुमार देवी से शादी किया है। शादी करने के बाद जो है तब इसके बाद समुद्रगुप्त का जन्म हुआ है। तो मतलब समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम हो गए। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे जो 10 प्रश्न है यहाँ पे कि देखिए ध्यान से कि बाणभट्ट के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट के जो दरबारी कवि थे वह हर्षवर्धन थे। बाणभट्ट के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन थे। ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे जानकारी कुछ बता दिए हैं। बाणभट्ट के जो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन थे। हर्षचरितम और कदम्बरी बाणभट्ट की रचना है। ध्यान में रखना होगा, ये प्रश्न में आया हुआ जो है प्रश्न पूछा गया है कि बाणभट्ट की रचना इनमें से कौन कौन सी है? हर्षचरितम, कदम्बरी, या इस तरह के भी प्रश्न आए हैं दोस्तों कि कदम्बरी किनकी रचना है? तो बाणभट्ट की। हर्षचरितम किसकी रचना है? हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। ठीक है। हर्षचरितम में हर्ष के जीवन पर हर्ष के जो जीवन चरित्र है उनका वर्णन किया गया है। हर्षचरितम जो रचना है, इनका जन्म जो है ब्राह्मण एक परिवार में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है। किनका? बाणभट्ट का। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। आगे देखेंगे जो प्रश्न 11 है।
11 प्रश्न करें कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि, यहाँ पे विधि है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को किससे संदर्भित करता है? विधि शब्द जो है ये किससे संदर्भित करता है? तो प्रशासनिक जो इकाई है इसको संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ये गुप्त जो है ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। मौर्यों के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे और गुप्तकालीन जो प्रशासनिक पद्धति है इसको विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित की है। इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि जो गुप्तकालीन प्रशासनिक पद्धति है इसको किस की व्यवस्था पर आधारित किया गया है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग विकेंद्रीकरण सही कीजिएगा और ये प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा गया है। ठीक है। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि जो शब्द है, विधि शब्द है, इसका अर्थ प्रशासनिक इकाई होता है। क्लियर है? गुप्त साम्राज्य में राजा को उसके प्रशासन में एक समुदाय और समूहों द्वारा निर्देशित किया जाता है जिसमें एक मुख्यमंत्री होते हैं और एक सेनापति शामिल होते हैं। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे जो 12 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए जो 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, अभी आप लोग को बताए हैं चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए दोस्तों ये जितने सारे प्रश्न हम करा रहे हैं आप लोग को बहुत सारे किताबों का निचोड़ लेकर करा रहे हैं और एसएससी एमटीएस के जो प्रश्न हैं उसको भी साथ ही साथ करा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपसे ये प्रश्न हो सकता है, लड़ सकता है, आ सकता है। कहाँ से प्रश्न आएगा? बुक से ही तो प्रश्न आएगा। तो हम सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा ले रहे हैं और उसको एनालाइज अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं और प्रश्न बना रहे हैं। तो बहुत सारा प्रश्न आप लोग को कराएंगे। कुछ दिन में आप लोग की लाइव क्लास भी होगी, चिंता मत कीजिए, रात्रि का 8 बजे से, और उसमें हम 100 प्रश्न डेली लेकर कराएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप लोग को समझाएं कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से चंद्रगुप्त जो प्रथम है इनको माना जाता है, जिसे गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वह गुप्त शासक घटोत्कच के पुत्र हैं। जो गुप्त जो शासक हैं घटोत्कच के पुत्र माने जाते हैं। गुप्त संवत जो है एक गुप्त संवत चलाया गया था इनके द्वारा और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किए थे ये चंद्रगुप्त प्रथम। और लिच्छवी जो राज्य है इनकी राजकुमारी जो है कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे जो 13 प्रश्न है कि 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो उस राजवंश का नाम था गुप्त राजवंश। किस राजवंश ने? तो गुप्त राजवंश ने शासन किया था। तो अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं जो शुंग वंश है इसके पतन के बाद, ध्यान में रखना होगा, शुंग वंश के पतन के बाद सनातन संस्कृति की एकता को फिर से एकजुट करने का जो श्रेय जाता है वह गुप्त वंश के राजाओं को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? गुप्त वंश के राजाओं को जाता है। समझ में आ गया? जो गुप्त वंश की जो स्थापना है ये 320 ईसा पूर्व लगभग बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ध्यान में रखना होगा, गुप्त वंश की स्थापना 320 ईस्वी में हुआ है ना, और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। 510 ईस्वी में यह वंश शासन करता था। जो गुप्त वंश था ये 510 में शासन करता था और 320 में ये जो है इसकी स्थापना हुआ था। क्लियर है? पुराणों के अनुसार अगर ज्ञात करेंगे तो गुप्तों का जो उदय है ये प्रयाग और साकेत के बीच कौशाम्बी से हुआ है। पुराणों के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं पुराणों में तो इसको अगर ज्ञात चलेगा, पता चलेगा तो गुप्तों का उदय प्रयाग से और साकेत के बीच जो संभवतः कौशाम्बी से हुआ है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा जो 14 है, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट जो थे ये किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? तो ये जो प्रसिद्ध हुए थे हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। क्लियर है? अब थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो बाणभट्ट हैं ये 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि माने जाते हैं। कौन? बाणभट्ट। और बाणभट्ट के बारे में कुछ हम पीछे प्रश्नों में भी बता चुके हैं आप लोग को। वे राजा हर्षवर्धन के अस्थान कवि थे। इनके 2 ग्रंथ हैं, हर्षचरितम, कादम्बरी। हर्षचरितम जो है राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित है, हर्षचरितम। ठीक है? कादम्बरी जो है दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास माना जाता है। ध्यान में रखना होगा। देखिए कादम्बरी के बारे में भी पता चल गया, हर्षचरितम के बारे में पता चल गया। दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो बाणभट्ट के हैं। ठीक है? कादम्बरी दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास था। हर्षचरितम जो है ये राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित है।
अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे जो 15 है कि राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, ये किस साम्राज्य के शासक थे? तो गौंड साम्राज्य के शासक थे। जो राजा शशांक थे ये गौंड साम्राज्य के शासक थे। क्लियर है, समझ में आ गया? अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। शशांक जो थे ये बंगाल का हिंदू राजा थे। शशांक जो थे ये बंगाल का हिंदू राजा थे जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किए थे और गौंड राजवंश की स्थापना किए थे। क्लियर है, समझ में आ गया? 7वीं शताब्दी के अंतिम जो चरण था वहाँ पे उन्होंने बंगाल पर शासन किया और गौंड राजवंश की जो है स्थापना की। ठीक है, शशांक। ठीक है, मालवा के जो राजा थे जिसका नाम था देवगुप्त से दुर्भी संधि करके हर्षवर्धन की बहन राजश्री के जो पति कनौज है, राजश्री के पति कनौज के भौखरी राजा गृहवर्मन को मार डाला, मालवा के राजा देवगुप्त से। ठीक है, तो जिसकी खबर हर्षवर्धन के पास चला गया, उन्होंने शशांक से युद्ध करने की घोषणा प्रदान की कि हाँ भैया आप ऐसे कर दिए तो हम आपसे क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए हम 15 ही प्रश्न लिए थे। कैसा लगा आज की आप लोग को ये सारे प्रश्न जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।